नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 50वां क्लास है। तो देखते देखते जो है वो 50 क्लास समाप्त हो चुका है। तो आप लोग देखें हैं कि नहीं देखें? अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके देखिए, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। जब आकाश में पक्षी उड़ता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? क्या गतिज ऊर्जा पाई जाती है या स्थितिज ऊर्जा, या ना तो गतिज ना ही स्थितिज, या फिर दोनों? दोनों मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। दोनों यहाँ ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों। तो पूछ रहा है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी। तो आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं कि अगर ऊंचाई पर कोई चीज स्थिर है तो उसमें क्या होगा, तो सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु जो है अगर ऊंचाई पर है लेकिन उसमें क्या है, तो गति हो रही है, तो यह उड़ते उड़ते हुए पक्षी पूछ रहा है। क्या? तो उड़ते हुए पक्षी पूछ रहा है। तो उड़ते हुए जब है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये गतिज भी हो जाएगा और स्थितिज भी हो जाएगा। गतिज क्यों? क्योंकि ये उड़ रहा है। और स्थितिज क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन दे देता कि अगर बताइए कि पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो जब पक्षी पेड़ पे बैठा रहेगा तो वो तो गति नहीं कर रहा है, तो उस टाइम जो है वो क्या, स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, तो स्थितिज और गतिज दोनों, क्योंकि ऊंचाई पर भी है और उड़ भी रहा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस पे निर्भर करती है? क्या ध्वनि के आयाम पर, या आवृत्ति, या तरंगदैर्घ्य, या चाल? किस पे जो है, किससे निर्धारित होती है? ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है, माने कितना तेज या कम सुनाई देगा? कि आयाम पर, आवृत्ति, या तरंगदैर्घ्य, या फिर चाल? किस पे? तो ये आयाम पर निर्भर करती है। कि ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि एक प्रकार की तरंग होती है जो किसी भी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। क्या? तो ध्वनि की बात कर लें तो ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की तरंग यानी कि वेव होती है। और ये तरंग उत्पन्न कैसे होती है, तो किसी भी वस्तु के कंपन करने से जितना जल्दी जल्दी कंपन करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, तो उतना ज्यादा जो होता है वो तरंग उसमें उत्पन्न होता है। तो ये ध्वनि की तीव्रता जो होता है वो किस पे निर्धारित होती है, तो आयाम से। जितना ज्यादा आयाम होगा उतना ज्यादा तीव्रता हो गया, उतना ज्यादा हम लोग को सुनाई पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है। मात्रा को स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति को दुगनी की जाती है तो इनमें से क्या होगा? उसका त्वरण जो है दुगना हो जाता है, या उसका संवेग दुगना हो जाता है, या उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, या उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। संवेग यानी संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, तो P बराबर M इंटू क्या होता है, V होता है। जहाँ V क्या होता है, तो वेग होता है, और M क्या होता है, तो नियतांक, ठीक है। तो जितना ये इस पे निर्भर करता है, ये अगर बढ़ा, जैसे कि ये 4 गुना बढ़ा, या 2 गुना, या 1 लाख गुना, या 1 करोड़ गुना, जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये भी बढ़ेगा। तो ये पी क्या है, तो ये संवेग है। पी क्या है, तो ये संवेग है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब स्थिर मात्रा रखते हुए किसी पिंड की गति को, यानी कि भी को यहाँ क्या कर रहा है, तो भी की गति को दुगनी की जाती है, तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा। क्योंकि पी जो होता है वो डायरेक्टली जो होता है इस पे निर्भर करता है, भी पे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसका संवेग दुगना हो जाएगा। अगर 4 गुना कहता तो 4 गुना, 1 लाख गुना तो 1 लाख गुना, जितना गुना उतना गुना इधर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या होता है। शब्द इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब इस वर्ड को किसके लिए यूज किया जाता है? क्या उष्मा रोग सामग्री के लिए, या आने वाली सौर विकिरण के लिए, या आविलय सामग्रियों के लिए, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं? तो इंसुलेशन जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इंसुलेशन वर्ड का प्रयोग जो होता है वो आज सूर्य से आने वाली सौर विकिरण, मतलब सूर्य की किरणें जो आती हैं उसको हम लोग जो होता है वो इंसुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तार को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या संकलन कहलाती है, संयोजन या आसंजन या श्रृंखला बंधन? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्रृंखला बंधन। श्रृंखला बंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु में क्या होता है? स्थिर जो है वो गति के साथ, माने कि किसी का जो है वो वेग यानी चाल यानी गति जो है वो स्थिर है, ना ज्यादा ना, मतलब कि एक नियतांक के रूप में जो होता है वो स्थिर है, तो क्या हो जाएगा? वो वृत्ताकार, मतलब कि गोल गोल घूम रहा है वृत्त में, तो क्या हो जाएगा? क्या चर त्वरण या बाहर की ओर त्वरण या एक समान मंदन या एक समान त्वरण? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उसमें क्या होगा? तो ये चर त्वरण हो जाएगा। क्या? तो चर त्वरण। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि है? इनमें से कौन सा जो है वो सदिश राशि होगा? तो सदिश राशि जिसमें क्या होता है, तो ये दिशा परिमाण दोनों होता है, वो क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। और नहीं, जिसमें नहीं होता वो दोनों, वो अदिश राशि। तो इनमें से कौन सा सदिश राशि है? क्या वेग है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है? तो सदिश राशि पूछ रहा है, तो सदिश राशि क्या हो जाएगा? वेग। क्या? तो वेग। इसके अलावा जो होता है वो सदिश राशि वेग ले लीजिए, बल ले लीजिए, संवेग, द्रव्य संवेग, विस्थापन, ये सब क्या होता है? तो ये भी क्या होती है? तो सदिश राशि का उदाहरण होता है संवेग। और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल के नाम से है। ठीक है, संवेग, बल, विस्थापन आदि जो होता है वो अदिश राशि होती है, और भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जाती है। स्पष्ट ध्वनि मतलब कोई बोलता है तो हम तभी अच्छा से सुन सकते हैं जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? माने जो सुन रहा है वो और जहाँ से बोल रहा है वो दोनों के बीच में दूरी कितना होना चाहिए तो अच्छा से सुन सकते हैं? कितना होना चाहिए? क्या 10 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर या 34 या फिर 50 मीटर? तो कितना होनी चाहिए? तो 17 मीटर। कहीं कहीं 16.5 मीटर दिया हुआ रहता है किसी किसी बुक में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 मीटर। मतलब जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों के बीच में 17 मीटर का जो है गैप रहेगा, तभी हम अच्छा से सुन पाते हैं उसकी बोली को। ठीक है, तो ये 17 मीटर, तो कहीं कहीं जो होता है वो 16.5 मीटर भी दिया हुआ रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एक क्वेश्चन और रहता है कि जब हम लोग सुनते हैं तो वो जो आवाज़ हमारी कान तक आती है तो वो कान तक जो है वो आवाज़ कितनी देर तक रहती है? तो 1/10 सेकेंड तक। कितनी देर तक? तो 1/10 सेकेंड तक जो होता है वो कोई भी आवाज़ हमारे कानों तक रहती है। अगला है निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? क्या स्याही सोखना या भूमिगत जल का ऊपर उठना या सूती कपड़ों का पानी की बूंदों का फैलना या पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक ऊपर उठना? तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ये केशिकत्व का कारण नहीं है। केशिकत्व क्या होती है? तो एक खोखली नली होती है जो बहुत ही पतली होती है और उसमें क्या होता है? तो पानी जो होता है वो या फिर कोई भी द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? भूमिगत जल का ऊपर उठना इसका उदाहरण नहीं है। अगला है कि रबर से स्टील अधिक लचीला क्यों होता है? रबर से जो होता है वो अधिक लचीला स्टील क्यों होता है? क्या उसकी घनत्व उच्च होती है, या वह धातु है, या प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, या प्रतिबल से विकृति का अनुपात जो होता है वो कम होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा कि प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या हो जाएगा? अधिक होता है। इसके कारण जो होता है वो रबर से ज्यादा लचीला स्टील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? विखंडन योग मतलब विखंडन में बने कि विस्फोट वगैरह में जो होता है वो कौन सा ऐसा प्राकृतिक तत्व है जिसका प्रयोग जो है ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है? क्या यूरेनियम है, या इरेडियम है, या यूरेनियम 235 है, या पोलोनियम है, या
प्लूटोनियम है। ऐसा कौन सा प्राकृतिक तत्व है जिसका प्रयोग जो होता है विखंडन यानी कि विस्फोट वगैरह करने में किया जाता है? तो ये यूरेनियम 235 का प्रयोग, यूरेनियम 235 का प्रयोग जो होता है विखंडन के रूप में किया जाता है। अगला है कि कौन सा एक पायरीमिडीन, यहाँ क्या होना चाहिए पायरीमिडीन, थोड़ा सा मिस्टेक है, पायरीमिडीन क्षार नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या यूरेसिल है, या थायमिन, या साइटोसिन, या गुआनिन। तो इनमें से कौन सा पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो नहीं है, कौन नहीं है? तो ये गुआनिन नहीं है। गुआनिन जो होता है वो पायरीमिडीन क्षार नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है जो डीएनए में पाया जाता है। ये क्या है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है जो कहाँ डीएनए में पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर वायु है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो इनमें से कौन है? तो इसका प्रयोग जो होता है वो कौन, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो वायु क्या है? तो वायु जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा मतलब कि इसका भंडार जो होता है वैसा ऊर्जा जिसका भंडार असीमित मात्रा में होता है और उसका जो होता है अनिश्चित काल के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये क्या होगा? वायु जो होता है वो गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं या अक्षय ऊर्जा के नाम से, अक्षय ऊर्जा के नाम से भी इसे को ही जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? इनमें से कौन सा प्लास्टिक है जो बहुलक नहीं है? क्या पॉलीथीन, या टेफ्लॉन, या पॉलीस्टेराइन, या बेकेलाइट? इनमें से कौन सा प्लास्टिक है जो बहुलक नहीं है? तो ये बहुलक क्या होता है? तो एक ही प्रकार के अणुओं से मिल करके बनाया जाता है। तो ये जो होता है टेफ्लॉन की बात करें तो ये जो होता है वो बहुलक में नहीं आता, बल्कि ये क्या होता है? तो एक प्रकार से कृत्रिम रूप से बनाया गया सामग्री होता है जिसका प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है? तो ये कार वगैरह में आप लोग देखते हैं ऊपर से जो पेंट किया हुआ रहता है तो उसको पेंट उंट करने में किया जाता है ताकि उसकी चमक को बनाए रखे ज़्यादा दिन तक। इसके लिए जो होता है मतलब इसमें ये गुण होता है। ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया यानी कि मानव के द्वारा, तो इसको अच्छे तरीके से बनाया गया ताकि कार वगैरह पर पेंट किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर खरोच वगैरह भी लगता है, स्क्रैच होता है तो क्या होता है ज़्यादा दिन तक जो है वो उसकी सुंदरता बनाए रखे। और इसमें क्या गुण होता है? तो ये आप अपने में अगर किसी के ऊपर ये कोटिंग यानी कि किसी के ऊपर अगर ये परत जो होता है चढ़ाई होती है टेफ्लॉन की, तो ये जो होता है वो किसी भी चीज़ को जो होता है उसमें चिपकने नहीं देता। इसी के कारण इसका जो होता है वर्तमान में बर्तन बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है। अगला है इनमें से किस में धात्विक चमक होती है? क्या सल्फर में, या फिर फास्फोरस में, या आयोडीन में, या फिर बोरॉन में? धात्विक चमक इन चार में से किस में है? तो धात्विक चमक किस में है? तो आयोडीन में। आयोडीन में जो होता है वो धात्विक चमक होती है। आयोडीन की बात कर लें तो ये रासायनिक रूप से एक तत्व है लेकिन ये क्या है? तो अधातु है। आयोडीन की हम बात कर ले तो अगर इसकी कमी से क्या होती है? तो आयोडीन की कमी से जो होती है वो घेंगा रोग भी होता है, घेंगा रोग, और कई दिमागी बीमारियां भी देखने को मिलती है। दिमागी बीमारी भी देखने को मिलता है अगर आयोडीन की कमी हमारे बॉडी में हो गई तो, दिमागी बीमारी। और इसके अलावा अन्य शारीरिक बीमारी भी देखने को मिलती है आयोडीन के कारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह गैस जो मौसमी परिवर्तनीय को प्रभावित नहीं करती है। इन चार गैस में वह कौन सा गैस है जो मौसम परिवर्तनीय को प्रभावित नहीं करती है? तो ऐसा कौन सा गैस है? क्या ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर जलवाष्प है, या मीथेन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऐसा गैस कौन सा ऐसा जो होता है वो गैस है इन चार में से जो कि हमारे
वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो पाया ही जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है, लेकिन मीथेन, मीथेन की बात कर ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन जो होता है हमारे मौसम को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि हमारे ये वातावरण वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ये मीथेन रहता कहाँ है, तो ये मीथेन जो होता है वो कोयला खदान में, कहाँ, तो कोयला खदान या दलदली में पाया जाता है, दलदली क्षेत्रों में या दलदली क्षेत्रों में कहाँ पाया जाता है ये मीथेन। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आधात्विक खनिज का उदाहरण है, इनमें से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, क्या निकेल, टीन, मैग्नीज, कोबाल्ट। तो इनमें से सभी जो होता है, इनमें से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो होता है वो आधात्विक खनिज है, तो इनमें से सभी कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, मतलब कि सूर्य में जो ऊर्जा बनता है इतना ज्यादा मात्रा में, वो कैसे बनता है, क्या नाभिकीय विखंडन के द्वारा बनता है या नाभिकीय संलयन। विखंडन में क्या होता है, तो कोई भी परमाणु जो होता है वो कई भागों में टूट जाता है, और संलयन में क्या होता है, तो छोटा छोटा परमाणु मिल करके, अणु मिल करके बड़ा चीज को बनाता है। तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा बनता है या नाभिकीय संलयन या फिर दहन के द्वारा या कॉस्मिक विकिरण के द्वारा, किसके कारण बनता है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पोलियो का कारण है, इनमें से पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो क्या कवक के कारण होता है या वायरस के कारण या कृमि के कारण या बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पोलियो जो होता है किसके कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। और पोलियो की बात कर ले तो ये गंदा संदा अगर पानी आप पी लेते हैं या फिर किसी गंदी चीज को छूते हैं और फिर वही अगर हाथ वगैरह नहीं धोते हैं और अपने मुंह तक जो होता है वो छू लेते हैं हाथ से, तो क्या होता है, तो हमारे अंदर चला जाता है, जिसके कारण जो होता है वो पोलियो होने की संभावना बढ़ जाती है और पोलियो में लकवा वगैरह ये सब मार देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण यानी कि एलिसा टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, क्या कैंसर के लिए किया जाता है, टीबी के लिए, पोलियो के लिए, एड्स के लिए। एलिसा जांच किसके लिए किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण जो होता है वो किसके लिए होता है, तो ये एड्स के लिए होता है। किसके लिए, तो एड्स के कारण होता है। एड्स भी होता है HIV वायरस के कारण होता है, किसके कारण, तो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। और ये एड्स के लिए तो होता ही एलिसा जांच, और ये किसके लिए होता है, तो एक चीज के लिए और होता है, सुजाक जांच के लिए। किसके लिए, तो सुजाक बीमारी होती होगी कोई, सुजाक जांच के लिए जो होता है वो इसकी एलिसा जांच किया जाता है। सुजाक रोग के लिए किसकी जांच किया जाता है, तो सुजाक रोग के लिए जो होता है वो एलिसा परीक्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन जो होता है वो किस पशु से प्राप्त किया जाता है, क्या खरगोश से, लोमड़ी से, भेड़ से या बकरी से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो अंगोरा ऊन की हम बात करें तो ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे, तो ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और ये अंगोरा ऊन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है मुलायम होता है। कैसा होता है, तो मुलायम होता है और पतली रेशा होता है, पतला रेशा के जैसा और मुलायम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जो होते हैं वो जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, क्या सुंदरबन में पाए जाते हैं या कच्छ के रण में या थार मरुस्थल में या असम के जंगल में। तो ये जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, तो जंगली गधा जो होता है वो कच्छ के रण, कच्छ के रण कहाँ है, तो गुजरात में है, कच्छ के रण गुजरात में पड़ता है। ठीक है,
तो ये कच्छ के रण में जंगली गधा पाए जाते हैं, लेकिन इस जंगली गधा को गुजराती वाले लोग जो होता है अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, तो घोड़ा खूर के नाम से भी बोलते हैं। जंगली गधा को क्या बोलते हैं, तो गुजराती भाषा में घोड़ा खूर के नाम से जाना जाता है। गुजराती भाषा में क्या बोला जाता है, घोड़ा खूर। घोड़ा खूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। लोहा यानी कि आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, क्या सेब में, चावल में, नारंगी में या गेहूं में। तो ये इसकी बात कर ले कि लोहा सबसे ज्यादा जो होता है वो हरी सब्जियां में यानी पालक पत्ते वगैरह में सब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार जो होता है वो सेब हो जाएगा। क्या, तो सेब हो जाएगा। इसके अलावा अनार में भी पाया जाता है, केला में भी, ये सब में भी आयरन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अगला है कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता सर्वव्यापक ग्राहक होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, ग्राहक माने कि सबसे लेता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापक ग्राहक माने सबसे ग्रहण करता है। तो क्या ए हो जाएगा या बी या ए बी या ओ। तो ये क्या हो जाएगा, जो सबसे लेता है तो ए बी होता है। ए बी जो होता है वो कोई भी ब्लड ग्रुप हो सबको जो होता है ये ले सकता है। और ओ क्या होता है, तो ओ जो होता है सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, तो सर्वदाता जो होता है वो ब्लड ग्रुप के नाम से जो होता है ओ को जाना जाता है, क्योंकि ये जो होता है वो सबको ब्लड देता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का ब्लड हो। ठीक है, अगला है कि कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किसके लिए आवश्यक है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, क्या मांसपेशियों के कार्य करने के लिए या खून जमने के लिए या हड्डियों के विकास करने के लिए, इनमें से सभी। तो ये कैल्शियम जो होता है इनमें से सभी के लिए आवश्यक है। मांसपेशियों के कार्य करने के लिए भी, खून को जमने के लिए भी। आप लोग को पता होगा कि कैल्शियम धातु का प्रयोग किया जाता है हड्डियों के विकास के लिए भी। और क्या, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप लोग को अगर मेरा सेशन अच्छा लगता तो आप लोग इधर उधर जो है वो पहले जो बहुत सपोर्ट किए थे, इधर जो है वो थोड़ा मेरा व्यू वगैरह कम जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से, और जहाँ भी है अपने फ्रेंड जो भी अपने बहन भाई सबको जो है वो सेंड कीजिए ताकि वो भी देखें। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।